प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्यों बोलते हैं? एक्चुअल में देखा जाए तो ये कंडीशनल जो कह लीजिए कि प्रोबेबिलिटी है उस पर बेस्ड है। मैथमेटिकल जो थ्योरम आपने जो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ी थी उसमें आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, ठीक है। पहले मैं आपको बताता हूँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम वैसे समझ चुके हैं इसको। अब देखो जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल दूं, ये बैग है, इस बैग में मान लीजिए 5 है रेड बॉल और 6 है ग्रीन बॉल, ठीक है। अब मैंने कहा कि इसमें से भाई आपको 2 बॉल निकालनी है कंटिन्यूटी में और विदाउट रिप्लेसमेंट। अब फर्स्ट बॉल आपने निकाली और मैंने कहा दोनों बॉल रेड होनी चाहिए, तो फर्स्ट बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/11। अब सेकंड बॉल जो मुझे निकालनी है वो भी रेड होनी चाहिए, तो अब देखो फर्स्ट बॉल निकलने के बाद बैग की पोजीशन चेंज हो चुकी है। रेड बॉल इसमें रह गई है 4 और ग्रीन बॉल 6 है, इसलिए अगली वाली रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी जो है 5/11 की बजाय कितनी रह गई है? 4/10, ठीक है। इसी को ही हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो मतलब जहां यूं कह लीजिए कि जो एक इवेंट्स जो सक्सीडिंग इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट कर रहा हो, यानी कि सक्सीडिंग इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट इवेंट्स पर बेस्ड हो, डिपेंड करती हो। यहीं पर अगर मान लीजिए मैं 2 बॉल निकाल रहा होता इस तरह से कि पहली बॉल निकाली जाएगी, उसका कलर हम देखेंगे और वापस उसको बैग में डाल देंगे और फिर एक बॉल निकालेंगे, अगर हम इस तरह से करेंगे तो फिर क्या होगा कि पहली वाली बॉल के रेड आने के चांसेस 5/11। अब बॉल वापस कर दी, फिर से मिक्स कर दिया आपने इसको और फिर से आपने नेक्स्ट बॉल निकालनी है, वो भी आपकी रेड होनी चाहिए, तो उसके चांसेस फिर से 5/11, ठीक है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। और ये इनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी कि हम अब इस तरह से बॉल वापस रखते हुए चाहे कितनी बार ही निकालें, हर बार रेड बॉल आने के चांसेस 5/11 ही रहेंगे, ठीक है। अब बेस थ्योरम का यूज कहां पर होता है, पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है, उसको आप देखिए और समझिए। मान लीजिए हमारे पास 2 प्रोडक्शन प्लांट्स हैं, ठीक है, 2 प्लांट है आपके पास, प्लांट 1 और प्लांट 2, जहां प्रोडक्शन करते हैं। आपके टोटल प्रोडक्शन का 80%, ठीक है, प्लांट ए में प्रोड्यूस होता है और 20% प्लांट बी में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अच्छा, फिर आपको पता चलता है कि प्लांट ए में जो प्रोडक्शन है उसमें जो प्रोडक्शन डिफेक्टिव होगा उसके चांसेस 2% है, और प्लांट बी उसमें जो प्रोडक्शन होगा और जो डिफेक्टिव होगा उसके चांसेस मान लीजिए मैंने कहा 5% है, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि आपने रैंडमली ये जो दोनों प्लांट्स का इकट्ठा मिक्स प्रोडक्शन रखा हुआ है, ये पूरा मिक्स प्रोडक्शन है जिसमें प्लांट ए का भी है प्लांट बी का भी है और ये सब मिक्स है, और मुझे नहीं पता इसमें से प्लांट ए की प्रोड्यूस की हुई आइटम कौन सी है, प्लांट बी की प्रोड्यूस की हुई आइटम कौन सी है, मैं अलग अलग इसको नहीं कर सकता, तो मिक्स पड़ा हुआ है इस तरह से। और अब मैं इसमें से इस मिक्सचर में से एक यूनिट मैंने ड्रॉ की। अब मैं चाह रहा हूं कि ये यूनिट अगर डिफेक्टिव है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। एक यूनिट इस मिक्सचर में से मैं निकालता हूं और वो प्रोबेबिलिटी अगर डिफेक्टिव है, वो यूनिट अगर डिफेक्टिव है तो उसके चांसेस क्या होंगे, ठीक है। वहां पर हम इस थ्योरम को यूज करेंगे। और दूसरी चीज और जहां ये अक्सर यूज होता है, देखो मैं आपको इसकी पहचान भी जो है ये रखनी है। मैं कहता हूं कि वो यूनिट मैंने निकाली रैंडमली और वो यूनिट मिली डिफेक्टिव, मैंने देखा कि अरे ये यूनिट तो डिफेक्टिव है, और अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई ये कौन से वाले प्लांट में से आई होगी, प्लांट 1 में से आई होगी या प्लांट 2 में से आई होगी। अब ऑब्वियसली शायद आप ये कहें कि देखो जी प्लांट ए में प्रोडक्शन ज्यादा है, तो इस वाले में भी प्लांट ए के प्रोडक्शन का हिस्सा ज्यादा है, इसलिए हो सकता है डिफेक्टिव वाली यूनिट प्लांट 1 में से ही आई हो शायद, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बेस पर काम करेंगे और ये आपकी बेस थ्योरम जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर ही काम करती है, ठीक है। और ये प्रोपाउंड की गई थी थॉमस बेस के द्वारा,
थॉमस बेज, इंग्लिश मैथमेटिशियन। 1763 में ये थ्योरम प्रोपाउंड की गई थी, और इसको इनवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्यों कहते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले मैं ये बताता हूँ कि हम इसको किस तरह से करते हैं। देखो, सबसे आसान क्वेश्चन मैं तो कहता हूँ इसके हैं, क्योंकि ये सब एक ही पैटर्न पर होंगे, बशर्ते बस आप ये पहचान लो कि यहाँ बेस थ्योरम लगेगी। अगर आपने इतना काम कर लिया, आपने उसको पहचान लिया है, तो फिर कोई समस्या नहीं आने वाली, फिर बिल्कुल आराम से होगा। अब देखो हम करेंगे क्या। हम सबसे पहले लिखते हैं इसमें इवेंट्स, जनरल फॉर्मेट में दे रहा हूं पहले आपको। इवेंट्स, जैसे यहां इवेंट्स की जगह हम लिखेंगे, जब हम अपना क्वेश्चन करेंगे तो हम लिखेंगे प्लांट। ठीक है, प्लांट्स कि कौन सा प्लांट, प्लांट 1, प्लांट 2, वरना सिंपली इवेंट्स चल जाएगा। फिर हम लिखते हैं इसमें प्रायर प्रोबेबिलिटी। प्रायर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये डिनोट की जाती है PAI। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट। ठीक है, आई का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा। फिर दूसरी हो, इसके बाद तीसरा कॉलम इसमें लिखा जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आप चाहें तो ये फॉर्मेट नोट कर सकते हैं, ये फॉर्मेट सभी बेस थ्योरम में कॉमन चल जाएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये होती PB डिपेंड ऑन AI। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसके बाद हम निकालते हैं इसमें ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये सिंपली होती है PAI जो है उसको कोरस्पॉन्डिंग P कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो उसकी है। ठीक है, कंडीशनल का मतलब B इवेंट, जो अगला ये वाला इवेंट है वो पिछले वाले पर बेस्ड है, डिपेंड है। ठीक है, तो इसे हम ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और इसके बाद यहाँ ये जो कॉलम होता है इसे हम लिखते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी या रिवाइज प्रोबेबिलिटी। रिवाइज प्रोबेबिलिटी, ठीक है, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं इसको। और ये कैसे निकालते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, जैसे अपना यही क्वेश्चन है, इसी में मुझे पता करना है कि भाई वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट ए में से आया होगा या बी में से आया होगा, किसके चांसेस ज्यादा है, प्लांट 1 में से आया होगा या प्लांट 2 में से। तो इवेंट्स में मैंने लिख दिया प्लांट 1 और प्लांट 2। आपको बिल्कुल कॉमन फॉर्मेट यूज करना है हर बार, तो यहां से आप प्लांट हटा दो, और ये जो फॉर्मेट मैंने लिखा है लगभग सभी बेस थ्योरम के सब क्वेश्चन में चल जाएगा। ठीक है, प्रायर प्रोबेबिलिटी। प्रायर प्रोबेबिलिटी किस चीज की है, ये हाँ थोड़ा थोड़ा आप चाहें तो इसमें कर सकते हैं। प्रायर प्रोबेबिलिटी किसकी है, प्रायर प्रोबेबिलिटी का मतलब कि जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है हमारा डेली प्रोडक्शन, उसमें 80% हिस्सेदारी प्लांट 1 की है और 20। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखो, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन, मुझे पता है टोटल प्रोडक्शन में 80% हिस्सेदारी किसकी है, ए की। 20% हिस्सेदारी किसकी है, बी की। ठीक है, 1 की और 2 की। और अब मुझे टोटल प्रोडक्शन में से एक यूनिट निकालनी है और मैं कहूँ भाई ये प्लांट 1 की है 2 की, तो मैं कहूँगा 80% चांस है कि प्लांट 1 से आई होगी, 20% चांस है प्लांट 2 से आई होगी, क्योंकि 80% प्रोडक्शन प्लांट 1 में हो रहा है, 20% प्लांट बी में हो रहा है। लेकिन वो यूनिट मैंने जो देखा वो डिफेक्टिव है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि प्लांट 1 से आई होगी या 2 से आई होगी, तो अब यहाँ ये मत कहिए कि 80% चांस प्लांट ए के हैं और 20% चांस प्लांट बी के हैं, फिर वहां बेस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, अब देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किस चीज की है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप आगे लिखना चाहे तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव। तो प्लांट ए का प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, इसके चांसेस है 2%, तो 0.02। इसके डिफेक्टिव होने के चांसेस है 0.05%। और ये टोटल आप ना लिखें तो अच्छा है, क्योंकि ये टोटल
1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, तो इसको आप ना छेड़ें। अब ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी सिंपली क्या होती है, इसको इससे गुना कर दो, 0.8 को 0.02 से गुना करो तो 0.016 हो जाएगा और ये 0.010 हो जाएगा, टोटल करिए 0.026, ठीक है। इससे पहले कि मैं यहाँ आऊं मैं आपको ये बता दूं ये क्या है, दिस इज पी बी, ठीक है। ये बी, देखो इन दोनों का फर्क समझो, यहाँ इस सेकंड कॉलम में मैं लिख रहा था बी डिपेंड ऑन ए, और यहां मैं लिख रहा हूं कि भाई ये पी बी है। इसका मतलब क्या है, बी इवेंट क्या है, बी का मतलब है प्रोडक्ट डिफेक्टिव, कि वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव है उसकी प्रोबेबिलिटी, उसको मैं बी से डिनोट कर रहा हूं। अब ये बी डिपेंड ऑन ए क्या बता रहा है, इसका मतलब है देखो, अगर मुझे ये पता हो ना प्लांट ए ये प्रोडक्शन है, ये कोई मुझे बता दे कि देखो भाई ये प्लांट 1 का प्रोडक्शन है, ये प्लांट 2 का प्रोडक्शन है, अलग अलग रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ इसमें कोई यूनिट निकाली और वो डिफेक्टिव मिली तो मैं बोल दूंगा भाई देखो मुझे पता है कि प्लांट 1 की है तो इसके चांसेस 0.02 है, और मुझे पता चलता है कि प्लांट 2 की है तो भाई देखो इसके चांसेस 0.05 है, ठीक है। अगर तो इसलिए इसका मतलब बी डिपेंड ऑन ए, अगर मुझे ये पता हो कि कौन से प्लांट से आया है वो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.026 है, ठीक है। यहाँ पी बी क्या बता रहा है, अगर मैं आपको बताऊं इसमें पी बी को क्या कहेंगे, पी बी का मतलब है प्रोबेबिलिटी दैट द आइटम drawn from total production will be defective, कि ओवरऑल मिक्सचर में से मैं कोई एक यूनिट निकालूंगा और वो यूनिट डिफेक्टिव मिलेगी, उसके चांसेस है 0.026, ठीक है। अब ये रिवाइज प्रोबेबिलिटी क्या बताती है, रिवाइज प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, ये 0.016 ये जो वैल्यू आ रही है इसको डिवाइड कर देंगे 0.026 से, और इसी तरह से 0.010 ये वैल्यू इसको भी डिवाइड कर देंगे 0.026 से, ठीक है। मतलब ओवरऑल डिफेक्टिव होने के चांसेस ये हैं, उसमें ए का प्रोपोर्शन इतना है, बी का प्रोपोर्शन इतना है, तो यहां से जरा आप देखें कितना निकलता है। 0.16 को एक तरह से हम डिवाइड कर रहे हैं 0.26 से, सॉरी 0.016 को 0.26 से, 0.615, और ये आता है कितना 0.010 divided by 0.026, it comes 0.385, और ध्यान रखना रिवाइज प्रोबेबिलिटी का टोटल भी हमेशा 1 आएगा। अब देखो ये क्या बता रहा है, बस अब आप इसको एक देखो, बेस थ्योरम में मैं कहता हूं 3 चीजें समझनी है। पहला, बेस थ्योरम लगानी कहां, दूसरा बेस थ्योरम का ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी वाला जो टोटल है, ये जो कॉलम का टोटल है ये क्या बताता है, और ये जो रिवाइज प्रोबेबिलिटी क्या बताती है, लगानी कहाँ है वो आपको आइडिया हो गया होगा, मैं एक बार फिर से उसको रिपीट करूंगा, ठीक है। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का टोटल बताता है कि बी इवेंट्स को कंडीशनल से हटा दो, ओवरऑल मिक्सचर किसी कंडीशन की जरूरत नहीं है, मुझे अब कोई जानकारी नहीं चाहिए कि प्लांट 1 से है कि प्लांट 2 से, मिक्सचर में से मैंने एक यूनिट उठाई और वो डिफेक्टिव है, उसके चांसेस है 0.026, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, अब वो यूनिट मैंने निकाली और वो मैंने देखा कि अरे ये तो डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव आइटम है, अब ये प्लांट 1 से आई होगी या प्लांट 2 से आई होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर मुझे पता है, इफ आई ऑलरेडी नो दैट द यूनिट इज डिफेक्टिव,
ठीक है, देखो मैं दोनों में डिफरेंस कर रहा हूं। ये बताता है कि यूनिट आपने ड्रॉ की और वो डिफेक्टिव होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.026। और ये क्या बता रहा है कि यूनिट निकाली और आपने देखा वो डिफेक्टिव है, तो वो प्लांट 1 से आई है, उसके चांसेस क्या है, या वो प्लांट 2 से आई है, उसके चांसेस क्या है। इसीलिए इसको हम इनवर्स प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। देखो क्या प्रोबेबिलिटी हम निकालते कैसे, देखो अभी तक हम क्वेश्चन कैसे करते आ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई देखो दो प्लांट है, दो प्लांट में इतना इतना प्रोडक्शन होता है, इसमें इतना डिफेक्टिव है, प्लांट 2 का इतना डिफेक्टिव है, तो आप एक यूनिट निकालोगे और उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अभी तक तुम यही करते आ रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या है, बेस थ्योरम कहाँ लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं वो यूनिट डिफेक्टिव निकली है, डिफेक्टिव है, पहले से ही बता रहा हूं, तो बताओ प्लांट 1 से आई या प्लांट 2 से आई। तो हम वापस जा रहे हैं, इनवर्स वापस जाकर चेक कर रहे हैं कि ये वाली प्रोबेबिलिटी 0.615 बता रही है कि अगर वो यूनिट डिफेक्टिव आई है तो प्लांट 1 से आई होगी, उसके चांसेस है 0.615। वो डिफेक्टिव यूनिट प्लांट 2 में प्रोड्यूस की गई होगी, उसके चांसेस है 0.385। ठीक है, तो यहां इस तरह से बेस थ्योरम लगेगी। ठीक है, तीनों बातें मैं देख ली कि बेस थ्योरम कहाँ लगेगी। बेस थ्योरम वहां लगेगी जहां हमारे पास दो तरह की प्रोबेबिलिटी मिलेगी, प्रायर प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और उसके अंदर फिर हमारे पास क्या होता है, अमूमन ये गिवन होता है कि वो चीज डिफेक्टिव है, वो चीज ऑलरेडी बी के बारे में बोल रखा है कि वो यूनिट है, तो बताओ वो कौन से वाले प्लांट में प्रोड्यूस की गई होगी, इनवर्स फॉर्म में मिलेगी आपको, वहां पर आपको बेस थ्योरम लगाना है। अब पता है प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है भाई कि बुक्स में आप देखते हो तो सारे क्वेश्चन ही आपको इस तरह के ही मिलेंगे, डिफेक्टिव प्लांट्स, इस तरह के। व्यवहारिक जीवन में भी जो बेस थ्योरम लागू होती है, ठीक है, और वो आप पहचान नहीं पाते, आपको पता नहीं चलता है कई बार। ठीक है, तो उसको किस तरह से करेंगे हम। ठीक है, जस्ट ए मिनट। चलिए, तो अब एक और मैं व्यवहारिक एग्जाम्पल लेना चाह रहा हूं उसमें। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल मैंने लिया कि भाई मान लीजिए आप कहीं किसी कंपनी में जॉब करते हैं एंड यू हैव ए बॉस। ठीक है, और होता क्या है कि वो बॉस, ठीक है, 60% चांसेस है कि वो उसका जो मूड है ना वो ऑफ मिलेगा। ठीक है, और 40% चांसेस इस चीज के हैं कि वो अच्छे मूड में मिलेगा। ठीक, अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई अगर वो ऑफ मूड में है, बुरे मूड में है, और आप सुबह सुबह उसको फोन करें और वो आप किसी जो है आप उससे छुट्टी चाहते हैं आज की, और आपने उससे छुट्टी मांगी, ठीक है, और वो ऑफ मूड में आपकी जो उस छुट्टी को, उस लीव को अलाउ कर देगा, उसके चांसेस हैं, मान लीजिए मैंने कहा 5%। और वो अगर एक अच्छे मूड में बैठा हुआ है, ठीक है, और आज वो जो है आपकी उस जो कह लीजिए कि जो आपने रिक्वेस्ट की उसको कंसिडर कर लेता है, मान लेता है, सपोज कीजिए उसके चांसेस है 15%। ठीक है, चलिए, अब ये क्वेश्चन मैंने वैसे ही एक व्यवहारिक सा बना दिया आपको समझाने के लिए। अब मैं क्या कहता हूं, आपने एक दिन सुबह सुबह उसको फोन किया, ठीक है, और फोन करके आपने कहा कि सर आज मैं नहीं आ सकता, आज मैं छुट्टी पर रहूंगा। ठीक है, और उसने कह दिया ठीक है, ओके, कर लो आप छुट्टी। उसने आपकी छुट्टी अलाउ कर दी और आपने फोन रख दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई आज वो अच्छे मूड में था कि बुरे मूड में था। आपने कहा हमने तो ये देखा ही नहीं, मैंने तो गौर ही नहीं किया इस तरफ कि उसका मूड अच्छा था या बुरा था। तो मैंने कहा चलो उसका मूड आज अच्छा था, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल कर दिखाओ। ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि बेस थ्योरम कहाँ लगेगी। देखो पहली बात, मूड की हमने बात की, छुट्टी मूड पर डिपेंड करती है, आपकी छुट्टी की एप्लीकेशन अलाउ होगी या रिजेक्ट होगी, ये डिपेंड हो गया उसके मूड पर। ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि छुट्टी तो वो ऑलरेडी उसने मान ली, अलाउ कर ली, अब बताओ उसका मूड कैसा था, उस दिन वो किस मूड में रहा होगा, इसके चांसेस क्या है। तो इसका मतलब इनवर्स प्रोबेबिलिटी एक तरह से आप यहाँ लागू कर रहे हैं।
करें इस क्वेश्चन को, इंटरेस्टिंग सा लगेगा, एक बार करते हैं इसको। थोड़ा सा एक ही तरह के क्वेश्चन आप करते करते बोर ना हो, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर भी आप चाहें तो डिटेल्स वही डाल सकते हैं। यहाँ आपने लिख दिया इवेंट्स, ठीक है, और ये प्रायर प्रायोरिटी, ठीक है, दैट, बस प्रायर प्रोबेबिलिटी रख दो, बस प्रायर प्रोबेबिलिटी काफी, PA लिख दो। और ये होगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, PB डिपेंड ऑन ए, और यहाँ क्या डिपेंड हो रहा है, दैट, आप लिखना चाहो तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट लीव एप्लीकेशन विल बी अलाउड, आपकी छुट्टी की एप्लीकेशन अलाउ कर दी जाएगी। ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो डिपेंड कर रही है उसके मूड पर। फिर आप लिखेंगे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, और ये हो गई रिवाइज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इवेंट्स हो गया गुड मूड, अच्छे मूड में, ठीक है, और दूसरा सिली मूड, ठीक है, या सूलन मूड लिख दो, चिड़चिड़े मूड में, ठीक है, जो भी आपने लिखा। अच्छा, उसके बाद प्रायर प्रोबेबिलिटी, उसका मूड अच्छा रहता है, उसके चांसेस हमने कितने लिए, एक मिनट, 60% तो उसका मूड ऑफ रहता है, तो 40% तो वो अच्छे मूड में है, और 60% जब वो बुरे मूड में है। जब वो अच्छे मूड में है और आपकी एप्लीकेशन अलाउ कर देगा, उसके चांसेस 0.15 है, और वो बुरे मूड में है तब भी कई बार आदमी क्या होता है कि अलाउ कर देता है, ऐसी बात नहीं है, पर चांसेस कम है 0.05, ठीक है। ये टोटल आप देखें तो अभी भी बना रहा है। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी आप देखें, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, 0.06 हो जाएगा, यस 0.06, और ये 0.03, ठीक है, 0.03, ये हो गया 0.009, ठीक है। और ये रिवाइज प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0.06 डिवाइड बाय 0.09, 0.03 डिवाइड बाय 0.09, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.67 और ये 0.33, टोटल आप देखें तो अभी भी 1। तो अब ये 0.67 क्या बता रहा है, वो कह रहा है कि अगर आपकी छुट्टी आज अलाउ कर दी उसने, तो वो आज अच्छे मूड में रहा होगा, इसके चांसेस है 67%, और आज वो बुरे मूड में रहा होगा, इसके चांसेस है 0.33, 33% चांसेस इसके हैं। और ये 0.09 क्या है, 0.09 है, आज आप फोन कर रहे हो सुबह, ठीक है, और आपको पता नहीं उसका मूड कैसा है, जस्ट आप मतलब इन जनरली आप फोन करना चाह रहे हो और सोच रहे हो पता नहीं छुट्टी आज अलाउ होगी कि नहीं होगी, आप ये सोच रहे हो, ठीक है, आपको उसका मूड का नहीं पता कि आज मूड कैसा है। अदरवाइज आपको जब ऑफिस आवर्स में आपको पता होता है आज मूड अच्छा है, तो मेरी एप्लीकेशन मंजूर हो जाएगी, उसके चांसेस 15% है। ना एप्लीकेशन मंजूर होगी अगर मूड ऑफ है, तो उसके चांसेस 0.05 है। लेकिन आप सुबह सुबह फोन कर रहे हो और आपको उसके मूड का नहीं पता, तो आपकी उस छुट्टी को वो अलाउ कर देगा, उसके चांसेस कितने हैं, 0.09, 9% चांसेस है, ठीक है। मतलब आपको इस चीज का नहीं पता कि वो कैसा है, तब ओवरऑल जो आप चाह रहे हैं वो अलाउ हो जाएगा, उसके चांसेस 0.05। तो इसलिए ये जो बेस थ्योरम के जो क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन उन्हीं पर लागू करें, किसी पर भी लागू हो सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा एक वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन हो जाए आपके पास। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मैंने कहा देखो भाई 3 बैग है, ठीक है, देयर आर 3 बैग्स। एक बैग में जो है 5 रेड बॉल हैं और 10 व्हाइट बॉल है। दूसरा बैग है, उसमें भाई क्या करते हैं, 8 रेड बॉल हैं और 9 कर दें, चलो 9 व्हाइट बॉल। तीसरा बैग है, उसमें 2 रेड बॉल हैं
और 6 व्हाइट बॉल। ठीक, अब मैंने क्या किया, मैंने कहा देखो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा अब इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा कि भाई देखो मैं एक बैग सेलेक्ट करता हूँ, मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक बैग रैंडमली सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तब तो क्वेश्चन आसान ही हो गया। अदरवाइज मैं कहता हूँ कि मैं एक डाइस, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, मैंने कहा एक डाइस है, मैं उसको थ्रो करता हूँ और डाइस की 6 साइड होती है, आपको पता है पासे की, 1 2, इसी तरह से 1 2 3, इसी तरह से 1 2 3 4 5 वाला भी ऐसे ही, और ये 6 वाला। ठीक है, अब मैंने कहा कि देखो भाई अगर डाइस में जो नंबर है वो 1 और 2 आता है तो मैं बैग 1 को लूंगा, तो मैं बैग 1 में से बॉल निकालूंगा। अगर 3 या 4 आता है तो मैं बैग 2 में से निकालूंगा। ठीक है, और अगर 5 या 6 आता है तो मैं बैग 3 में से बॉल निकालूंगा। ठीक है, और अब मुझे एक रेड बॉल निकालनी है। ठीक है, बॉल कौन सी निकालनी है, मैंने बताया आपको रेड बॉल निकालनी है, रेड बॉल। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं, देखो सुनो ध्यान से, सिचुएशन आपके सामने जो भी सारी मैंने क्लियर कर दी। अब मैं कह रहा हूं देखो भाई आपने कोई एक बैग लिया, उस बैग में से आपने रेड बॉल निकाली। ठीक है, मैंने कहा बैग लिया, उसमें से, मैंने नहीं बताया कौन सा बैग लिया, बैग लिया, उसमें से एक रेड बॉल निकाल दी, और वो रेड बॉल कौन से बैग में से आई होगी, वो बैग 1 में से आई होगी, इसके चांसेस क्या है। अब सोचिए कौन सी थ्योरम लगेगी, बेस थ्योरम लगेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, पहले बैग सेलेक्ट होना है। ठीक है, बैग सेलेक्ट होने पर डिपेंड करता है कि रेड बॉल आने के चांसेस क्या है, क्योंकि रेड बॉल अगर बैग 1 है तो उसमें से रेड बॉल आने के चांसेस 5/15 है, अगर बैग 2 है तो उसमें रेड बॉल आने के चांसेस 8/17 है, और बैग अगर थर्ड वाला है तो उसमें से रेड बॉल आने के चांसेस 2/8 है, 2/8। इसलिए रेड बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड कर रही है बैग के सिलेक्शन पर, है ना। और अब मैं कह रहा हूं कि रेड बॉल तो है भाई, रेड बॉल आ गई आपके पास, अब बताओ कौन सा वाला बैग है, बैग 1 है, 2 है, 3। ठीक है, तो अब यहां पर लगेगी बेस थ्योरम। करेंगे कैसे, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने इसको कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए मैंने इसमें डाइस इन्वॉल्व कर दिया है, अदरवाइज तो आप इसको सिंपली भी कर सकते हैं। वैसे ही करेंगे। इवेंट्स, इवेंट्स है सिलेक्शन ऑफ बैग, कौन सा बैग, बैग 1, बैग 2 या बैग 3। अब प्रायर प्रोबेबिलिटी, प्रायर प्रोबेबिलिटी किस चीज की, ऑफ सेलेक्टिंग ए बैग, कि एक बैग आएगा, कौन से वाले बैग में से लोगे इसकी प्रोबेबिलिटी। अब देखो अगर मैं आपको डाइस वाला इसमें नहीं डालता, मैं सिंपली कहता कि एक बैग रेंडमली सेलेक्ट किया, तो भाई 3 बैग है, इसमें से बैग 1 के सेलेक्ट होने के चांसेस कितने हो जाते हैं, 1/3। बैग 2 सेलेक्ट होता उसके चांसेस भी कितने हो जाते हैं, 1/3। या बैग 3 सेलेक्ट होता उसके चांसेस भी कितने हो जाते हैं, 1/3। सिंपल। ठीक है, अब मैंने थोड़ा सा उसको उलझाने की कोशिश कर दी, मैंने कह दिया कि भाई देखो डाइस मैं उछालूंगा, उसमें से 1 या 2 आए तो उसके तो मैं बैग 1 सेलेक्ट करूंगा, 3 या 4 आए तो बैग 2 सेलेक्ट करूंगा, 5 या 6 आए तो बैग 3 सेलेक्ट करूंगा। तो अब आप ये देख लो कि 1 या 2 कैसे आएगा, 1 या 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो टोटल 6 साइड है, 1 या 2 आने के चांसेस, एक आ जाए या 2 आ जाए, तो फेवरेबल केसेस 2, टोटल केस 6, तो 1/3। यहाँ पर भी जो आप देखें कि जो फेवरेबल केसेज है 3 आएगा या 4 आएगा, है ना, तो ये 2 केस आपके फेवरेबल है, टोटल केस 6 है, तो ये भी 1/3 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आप देखो 5 आएगा या 6 आएगा, ये भी 2 साइड्स आपके फेवर की है, तो 2/6 और यानी कि 1/3। इसका मतलब है कि 1 या 2 आने के चांसेस 1/3 है, 3 या 4 आने के चांसेस 1/3 है, 5 या 6 आने के चांसेस 1/3 है। यानी कि बैग 1 सेलेक्ट करूँ, वो जो बॉल है मैं बैग 1 से निकालूंगा या बैग 2 से निकालूंगा, बैग 3 में से निकालूंगा, कौन सा बैग में सेलेक्ट करने वाला हूँ उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है।
ठीक है, तो ये तो होगी पहले बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, हमने यहाँ लिख दी कि बैग 1 सेलेक्ट किया उसके चांसेस 1/3, बैग 2 सेलेक्ट होगा उसके चांसेस 1/3, बैग 3 सेलेक्ट किया उसके चांसेस 1/3। कुछ और दे रखा होता तो वो लिख देते कि बैग 1, 2 और 3 को सिलेक्ट करने के चांसेस 3:2:1 है, कई बार ऐसे भी दे रखा होता है। तो हम क्या करते हैं, बैग 1 को सिलेक्ट होने के चांसेस 3 + 2 + 1 कितना, टोटल 6। बैग 1 के सिलेक्ट होने के चांसेस फिर हो जाते 3/6, बैग 2 के सिलेक्ट होने के चांसेस 2/6, बैग 3 के सिलेक्ट होने के चांसेस 1/6। फिर हम ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये होगी प्रायर प्रोबेबिलिटी। प्रायर प्रोबेबिलिटी का टोटल आएगा 1, ये बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है। अब उसके बाद आप देखिए ये हो जाएगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। म्यूट म्यूट प्लीज। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग और रेड बॉल। एक रेड बॉल निकाली जाएगी, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल हम ड्रॉ कर सकेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक। तो अब देखो इन तीनों में रेड बॉल के चांसेस किसके कितने कितने हैं वो आप देख पा रहे हैं इसमें, ठीक है। एक मिनट। तो फर्स्ट बैग में आप देखो रेड बॉल आने के चांसेस 5/15 हो जाएंगे। 5/15 फर्स्ट बैग में से, ठीक है। इसी तरह से आप देखिए तो देखिए फर्स्ट बैग में से हमने जो है रेड बॉल निकालनी है, उसके चांसेस 5/15। सेकंड बैग, इसको देखिए सेकंड बैग में रेड बॉल कितनी है 8, आप देख रहे हैं यहाँ 8, टोटल बॉल 9, तो 8/17, 8/17, ठीक है। रेड बॉल आने की चांसेस है लेकिन डिपेंड करते हैं बैग पर कि पहला बैग है, दूसरा है या फिर तीसरा बैग, ठीक है। तीसरे बैग में रेड बॉल कितनी है 2, टोटल बॉल कितनी है 8, तो थर्ड में रेड बॉल आने के चांसेस 2/8 हो जाएंगे, 2/8, ठीक है। और अब आप करिए ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, कितना हो जाएगा भाई 5/45, 8/51 और 2/24, ठीक है। ये कितना आता है मैं एक बार टोटल कर लेता हूं, 5/45, 8/51 और 2/24, ये आता है 0.351, ठीक है। 0.351 मैंने फ्रैक्शन में लिख दिया है, ये भी वैल्यू में फ्रैक्शन में बता देता हूँ कितनी कितनी थी। 5/45 इट कम 0.111, 8/51 ये वैल्यू है 0.157 और 2/24 ये वैल्यू है 0.083, ठीक है। टोटल इतना आ जाएगा। अब यहां से देखो पहले तो आप अगर ये जानना चाहो ये 0.351 क्या है, 0.351 है, मैं कहता हूं कि भाई देखो हमने कोई 3 बैग आपको दिए, इनमें से आपने एक बैग रैंडमली सेलेक्ट किया, मुझे नहीं पता कौन सा सेलेक्ट हुआ, और उसमें से बॉल निकालनी है। अब ओवरऑल बिना बैग का पता हुए कोई बॉल रेड आ जाएगी, उसके चांसेस है 0.351। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल। तीनों बैग मिक्सचर हैं एक तरह से, मुझे नहीं पता को अचानक मैंने कोई एक बैग उठाया उसमें से बॉल निकाली और वो बॉल रेड आएगी, उसके चांसेस 0.351, ठीक है। ये तो उसको बताता है, ध्यान रखना कई बार क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, इसलिए ये भी साथ साथ में बता रहा हूँ।
अब रिवाइज प्रोबेबिलिटी क्या है, मैं कह रहा हूँ कि बॉल रेड आ गई, बताओ बैग 1 में से उसके चांसेस कितना है। तो ये है आपकी रिवाइज प्रोबेबिलिटी। रिवाइज प्रोबेबिलिटी तो 0.111 को डिवाइड कर दो 0.351 से, ऐसे 0.157 को डिवाइड कर दो 0.351 से, और ऐसे 0.083 को डिवाइड कर दो 0.351 से। देखो कितना आता है। तो 0.111 डिवाइडेड बाय 0.351, ये आता है 0.316। ठीक है, 0.157 डिवाइडेड बाई 0.351, ये आता है 0.447। 0.083 डिवाइड बाई 0.351, ये आता है 0.236। टोटल करेंगे तो वही 1 के अप्रोक्स ही आएगा। तो इसका मतलब अगर वो बॉल रेड आई है तो सबसे ज्यादा चांस ये है कि वो शायद वो बैग 2 में से आई। 44% के लगभग चांस ये है कि वो बैग 2 से आई होगी। ठीक है, 32% के आसपास चांसेस हैं कि बैग 1 से आई होगी, और नियर अबाउट 24% के आसपास चांसेस है कि वो बैग 3 से निकाली गई होगी। तो इस तरह से आपको एक ओवरव्यू से मैंने दे दिया है कि बेस थ्योरम किस तरह से काम करता है। बाकी हम इसकी प्रैक्टिस जो है और कर सकते हैं, और कुछ एक क्वेश्चन हम इसके कर सकते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं इस तरह के हैं जो मैन्युफैक्चरिंग वाले, डिफेक्ट्स वाले, बट जितनी भी बुक्स आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन भरे इसी तरह के होते हैं, और आपको कई बार एग्जाम में क्वेश्चन दूसरी तरह का आ जाए, लैंग्वेज दूसरी तरह की, तो आपको पता ही नहीं चलता कि थ्योरम बेस्ड थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन जो है तीनों अलग अलग तरह के करवाए हैं। ठीक है, तो आप एक बार इसको देखें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, और बाकी फिर इससे आगे जो है नेक्स्ट टाइम करेंगे। कुछ प्रैक्टिस इसकी करेंगे और बाकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन इसमें बचती है, बस वो हम और समझें।